33 अरब वर्ष। हाँ, आपने सही सुना। यही वो अनुमानित समय है जिसे ब्रह्मांड की मृत्यु तक की उल्टी गिनती माना जा रहा है। और वर्तमान ब्रह्मांड पहले ही उस अंतिम क्षण की ओर अपनी यात्रा का 1/3 से अधिक हिस्सा पार कर चुका है। कभी हमने सोचा था कि ब्रह्मांड सदा फैलता ही रहेगा, एक अपरिवर्तित निर्वात ऊर्जा के प्रभाव में अनंत तक तेजी से विस्तार करता हुआ। हमें लगा था कि ये त्वरण कभी नहीं रुकेगा, लेकिन नए आंकड़े ठीक इसके विपरीत संकेत दे रहे हैं। हालिया शोध बताता है कि डार्क एनर्जी के स्वभाव में बदलाव हो सकता है। यदि उसका दाब समय के साथ कमजोर होता गया तो ब्रह्मांड का विस्तार धीमा पड़ सकता है, पूरी तरह रुक सकता है या फिर उलटकर एक अंतिम महासंकुचन बिग क्रंच में बदल सकता है। ये खोज ब्रह्मांड के भाग्य के बारे में हमारी लगभग हर स्थापित धारणा पर प्रश्न चिन्ह लगा देती है। आखिर 33 अरब वर्ष ही क्यों? कौन से प्रमाण इस नाटकीय अंत की ओर इशारा करते हैं? और इसका अर्थ ब्रह्मांड के लिए ही नहीं बल्कि हमारे अपने अस्तित्व के लिए क्या होगा? जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, आज की ये यात्रा उन नए अध्ययनों की गहराई में जाएगी जिन्होंने ब्रह्मांड के अंत की समय रेखा को बुनियादी रूप से बदल दिया है। और इस बार ये केवल एक काल्पनिक परिकल्पना के रूप में नहीं आया है। डार्क एनर्जी सर्वे और डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट के परिणाम संकेत देते हैं कि डार्क एनर्जी परिवर्तनशील हो सकती है और ये मानक लैम्डा सीडीएम मॉडल में मानी जाने वाली स्थिर लैम्डा स्थिरांक से विचलित हो सकती है। ये आंकड़े दूरस्थ भविष्य की हमारी समझ को नया रूप देते हैं। अब ये अनंत त्वरण का तयशुदा रास्ता नहीं लगता, बल्कि एक ऐसी संभावित दिशा दिखती है जिसमें विस्तार धीमा हो सकता है, रुक सकता है और उलट भी सकता है। इसके प्रभाव मूलभूत भौतिकी, कण सिद्धांत और गुरुत्वाकर्षण से लेकर मानव सभ्यता की दीर्घकालिक योजनाओं, अंतरतारकीय अभियानों, अंतरगैलेक्टिक यात्रा की संभावनाओं और उपनिवेशीकरण की रणनीतियों तक फैलते हैं, खासकर तब जब ब्रह्मांड का विस्तार अनंत काल तक जारी ना रहे। तो डार्क एनर्जी का स्थिर ना होना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसे समझने के लिए हमें याद रखना होगा कि ब्रह्मांड हमेशा आज जैसी दर से नहीं फैल रहा था। वास्तव में बिग बैंग के बाद अरबों वर्षों तक गुरुत्वाकर्षण ही प्रमुख शक्ति रहा, जिसने प्रारंभिक विस्तार को धीमा कर दिया था। 20वीं सदी के अधिकांश समय तक वैज्ञानिकों का मानना था कि ये मंदी जारी रहेगी और एक दिन विस्तार पूरी तरह रुक सकता था। लेकिन 1998 में एक चौंकाने वाली खोज ने ये कहानी पलट दी। दूर स्थित विस्फोटक तारों, जिन्हें टाइप 1A सुपरनोवा कहा जाता है, अपेक्षा से अधिक धुंधले दिखाई दिए। धुंधले होने का अर्थ था कि वे उतनी दूरी पर थे जितनी उनकी रेडशिफ्ट से अनुमान नहीं लगाई जा सकती थी। इसका एकमात्र स्पष्टीकरण आश्चर्यजनक था। ब्रह्मांड का विस्तार धीमा नहीं हो रहा था, बल्कि तेज हो रहा था। कल्पना कीजिए एक कार की जो पहले धीरे धीरे रफ्तार कम कर रही थी, लेकिन फिर अचानक एक्सीलरेटर पर दबाव बढ़ने लगा। शुरुआती युग में गुरुत्वाकर्षण ब्रेक की तरह काम कर रहा था और फिर ये अदृश्य इंजन समय के साथ अधिक बल लगाने लगा, जिससे कार न केवल धीमा होना बंद कर देती है बल्कि तेजी से आगे बढ़ने लगती है। यही वो क्षण था जब हमने उस रहस्यमयी सत्ता को नाम दिया, डार्क एनर्जी, जो स्वयं अंतरिक्ष का एक अज्ञात गुणिया शक्ति है और जो आकाशगंगाओं को एक दूसरे से बढ़ती हुई गति से दूर धकेल रही है। आज माना जाता है कि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा का लगभग 68% हिस्सा बनाती है। ये एक ऋणात्मक ताप की तरह है जो अंतरिक्ष के हर कोने में व्याप्त है और ब्रह्मांड की संरचना को बाहर की ओर खींचती रहती है। प्रमुख सिद्धांत, जो लैम्डा कोल्ड डार्क मैटर मॉडल में निहित है, कहता है कि डार्क एनर्जी एक ब्रह्मांडीय स्थिरांक है, एक स्थायी निर्वात ऊर्जा जो आइंस्टीन के समीकरणों में अपरिवर्तित रहती है। यही लैम्डा स्थिरांक त्वरण युक्त विस्तार की एक सरल और सुंदर व्याख्या देता है, एक स्थिर प्रतिकर्षी दाब जो ब्रह्मांड के फैलने के साथ साथ और अधिक प्रभावी होता जाता है। इस मॉडल के अनुसार भविष्य का अनुमान अपेक्षाकृत सीधा है। यदि डार्क एनर्जी सचमुच स्थिर है तो विस्तार अनगिनत खरबों वर्षों तक अनंत रूप से जारी रहेगा। वे आकाशगंगाएं जो गुरुत्वाकर्षण से बंधी नहीं हैं, हमारी दृष्टि से ओझल हो जाएंगी। तारे अपना ईंधन समाप्त कर देंगे, पदार्थ क्षय होने लगेगा और ब्रह्मांड एक ठंडे अंधेरे अंत में डूब जाएगा। यह है बिग फ्रीज, धीरे धीरे ठंडा पड़ते हुए पूर्ण निष्क्रियता की अवस्था। एक और भी भयावह संभावना भी कभी कभी सामने रखी जाती है, बिग रिप, जिसमें डार्क एनर्जी समय के साथ और अधिक शक्तिशाली हो जाती है, यहाँ तक कि आकाशगंगाएं, तारे, ग्रह और अंततः परमाणु भी अलग अलग फटने लगे। इन सभी परिदृश्यों में एक संभावना लगभग असंभव मानी जाने लगी थी, बिग क्रंच, यानी वो भविष्य जहां ब्रह्मांड का विस्तार रुककर उलट जाए और सब कुछ दोबारा एक बिंदु में सिमटने लगे। 1998 के बाद ऐसा लगता था कि साधारण गुरुत्वाकर्षण में इतनी शक्ति नहीं बची कि वो डार्क एनर्जी के प्रभुत्व को हरा सके। कम से कम हम अब तक यही मानते आए थे। फिर भी वैज्ञानिकों ने सवाल उठाना कभी बंद नहीं किया। क्या डार्क एनर्जी वास्तव में एक साधारण स्थिरांक से कहीं अधिक जटिल हो सकती है?
कुछ परिकल्पनाएं सुझाती हैं कि ये समय के साथ विकसित या परिवर्तित हो सकती है। एक विचार जिसे क्विंटेसेंस सिद्धांत कहा जाता है, जिसमें डार्क एनर्जी को एक गतिशील क्षेत्र माना जाता है, ना कि कोई स्थिर मान। अन्य वैज्ञानिक तो ये तक सोचने लगे कि कहीं गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमारी समझ ही अधूरी तो नहीं। लंबे समय तक ये विचार केवल रोचक बौद्धिक प्रयोग भर थे, जिनके समर्थन में ठोस प्रमाण नहीं थे। लेकिन अब स्थिति बदलने लगी है। तब से हमारी तकनीक ने उल्लेखनीय प्रगति की है। विशेष रूप से पिछले दशक में 2 अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शुरू की गईं, जिनका उद्देश्य ब्रह्मांड का अब तक का सबसे विस्तृत मानचित्र तैयार करना था। डार्क एनर्जी सर्वे ने दक्षिणी आकाश को स्कैन किया, दूरस्थ सुपरनोवा और आकाशगंगाओं तथा उनके समूहों के वितरण को सूचीबद्ध किया। इसी दौरान डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट लाखों आकाशगंगाओं की दूरी और वेग को सटीक रूप से माप रहा है, जिससे ब्रह्मांड का एक विशाल त्रिआयामी नक्शा तैयार हो रहा है। समय के साथ ब्रह्मांडीय विस्तार की दर को दर्ज करके इन अध्ययनों का लक्ष्य ये निर्धारित करना है कि डार्क एनर्जी वास्तव में स्थिर है या उसमें परिवर्तन हो रहा है। प्रारंभिक परिणाम बेहद दिलचस्प रहे हैं। पिछले वर्ष DES और DESE से प्राप्त आंकड़ों ने संकेत देना शुरू किया कि डार्क एनर्जी का प्रभाव बदल रहा हो सकता है। आकाशगंगा समूहों की संरचना में सूक्ष्म पैटर्न और दूरस्थ सुपरनोवा की चमक में पाए गए अंतर बताते हैं कि ब्रह्मांड का त्वरण पूरी तरह एक स्थिर लैम्डा मान से मेल नहीं खाता। वास्तव में यद्यपि आंकड़े अभी प्रारंभिक हैं, लेकिन उनका सांख्यिकीय महत्व ये संकेत देता है कि डार्क एनर्जी अतीत में अधिक शक्तिशाली रही हो सकती है और वर्तमान में लैम्डा CDM मॉडल की भविष्यवाणी की तुलना में थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही है। यदि ये सही साबित होता है तो ये मानक ब्रह्मांडीय मॉडल के उस मूल आधार को चुनौती देता है जिसमें डार्क एनर्जी को अपरिवर्तित माना गया है। ये महसूस करते हुए कि शायद यहाँ कुछ और ही चल रहा है, सिद्धांतकार सक्रिय हो उठे। क्या डार्क एनर्जी के इस संभावित क्षीणन के लिए कोई व्याख्या हो सकती है? वर्ष 2025 के मध्य में प्रकाशित एक साहसिक प्रस्ताव ने सुझाव दिया कि डार्क एनर्जी के 2 पहलू हो सकते हैं। इस नए मॉडल में डार्क एनर्जी कोई एकल सत्ता नहीं, बल्कि 2 घटकों का संयोजन है। पहला घटक एक अति हल्का कण है जिसे एक्सियन कहा जाता है, एक काल्पनिक लगभग भूत जैसा कण जो अंतरिक्ष में बहता रहता है और मुश्किल से किसी चीज के साथ अंतःक्रिया करता है। यदि ये वास्तव में अस्तित्व में है तो एक्सियन पूरे ब्रह्मांड में फैला एक क्षेत्र बनाते हैं। उनकी सम्मिलित ऊर्जा भले ही अत्यंत सूक्ष्म हो, आज हम जो त्वरण युक्त विस्तार देख रहे हैं उसे समझाने के लिए पर्याप्त हो सकती है। मूलतः एक्सियन क्षेत्र विस्तार के लिए ईंधन की तरह कार्य करता है, आकाशगंगाओं को एक दूसरे से दूर धकेलता हुआ। दूसरा घटक स्वयं आइंस्टीन का ब्रह्मांडीय स्थिरांक लैम्डा है, लेकिन एक विचित्र मोड़ के साथ। इस मॉडल में लैम्डा प्रमुख प्रेरक शक्ति नहीं है। आश्चर्यजनक रूप से इसका मान ऋणात्मक भी हो सकता है। वर्तमान समय में एक्सियन क्षेत्र की धनात्मक ऊर्जा इस छोटे से ऋणात्मक लैम्डा पर हावी रहती है, जिससे कुल मिलाकर एक प्रतिकर्षी प्रभाव उत्पन्न होता है जो विस्तार को तेज करता है। यदि ये चित्र सही है तो ब्रह्मांड का वर्तमान त्वरण केवल एक अस्थायी चरण है जिसे एक्सियनों की ऊर्जा ने संचालित किया हुआ है, लेकिन ये स्थिति सदा नहीं रहेगी। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता और पुराना होता जाएगा, एक्सियन क्षेत्र के विरल होने की भविष्यवाणी की जाती है। उसकी ऊर्जा घनत्व धीरे धीरे घटती जाएगी। दूसरे शब्दों में, यदि यह सिद्धांत सही है तो हमारे पास पहली बार एक वैज्ञानिक व्याख्या हो सकती है, न केवल इस बात की कि ब्रह्मांड क्यों फैल रहा है, बल्कि ये संभावना की भी कि एक दिन ये ढह सकता है। जब एक्सियन पर्याप्त रूप से कमजोर हो जाएंगे, तब बैकग्राउंड में छिपा हुआ ऋणात्मक ब्रह्मांडीय स्थिरांक अंततः प्रभावी हो जाएगा। जहां धनात्मक लैम्डा अंतरिक्ष को बाहर की ओर धकेलता है, वहीं ऋणात्मक लैम्डा इसके विपरीत काम करता है। ये एक ब्रह्मांडीय बंधन की तरह व्यवहार करता है जो अंतरिक्ष के विस्तार को तेज करने के बजाय उसे धीमा करने लगता है। शुरुआत में ये बदलाव बहुत सूक्ष्म होगा, केवल विस्तार की रफ्तार में हल्की सी कमी के रूप में। धीरे धीरे डार्क एनर्जी का प्रतिकर्षी प्रभाव पूरी तरह गायब हो जाएगा और गुरुत्वाकर्षण का आकर्षण, जो अब बिना विरोध के काम करेगा और नकारात्मक निर्वात दाब से और भी मजबूत हो सकता है, हावी होने लगेगा। विस्तार धीमा पड़ेगा, फिर रुक जाएगा और अंततः उलट जाएगा। इस मॉडल के लेखकों के अनुसार ब्रह्मांडीय समयमान पर ये उलटफेर आश्चर्यजनक रूप से जल्द शुरू हो सकता है। उनका अनुमान है कि ब्रह्मांड का विस्तार केवल लगभग 10 अरब वर्षों में धीमा पड़ना शुरू कर सकता है, जो ब्रह्मांड की वर्तमान आयु से भी कम है। अंत की शुरुआत, जैसा वे इसे कहते हैं, उस क्षण को चिन्हित करेगी जब वे आकाशगंगाएं जो खरबों वर्षों से एक दूसरे से दूर जा रही थी, धीरे धीरे फिर पास आने लगेंगी। इसके बाद जो होगा वो एक धीमी लेकिन महाविशाल टक्कर की प्रक्रिया होगी। अगले 10 अरब वर्षों में ब्रह्मांड एक लंबी सांध्यकालीन गिरावट में सिमटता जाएगा। आकाशगंगाएं मिलकर और भी विशाल संरचनाएं बनाएंगी। दूरस्थ आकाशगंगा समूह तेजी से एक दूसरे के निकट आएंगे और भविष्य के पर्यवेक्षक एक पूरी तरह बदला हुआ रात्रि आकाश देखेंगे। जैसे जैसे
संकुचन तेज होगा, ब्रह्मांड सिकुड़ता जाएगा और पदार्थ बढ़ते दाब के कारण गर्म होता जाएगा। अरबों वर्षों की इस प्रक्रिया में वो ब्रह्मांड जिसे हम जानते हैं, आकाशगंगाएं, तारे, ग्रह, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अंतिम क्षणों में समस्त पदार्थ और ऊर्जा एक लगातार घटते हुए आयतन में ठूस दिए जाएंगे। तापमान उछल पड़ेगा, परमाणुओं के बंधन टूट जाएंगे, तारे आपस में टकराएंगे और ब्लैक होल आपस में विलीन हो जाएंगे। अंततः ब्रह्मांड एक अग्निमय गोले के रूप में समाप्त होगा, जिसकी घनत्व और तापमान कल्पना से परे होंगे, मानो एक नई विंध्यता जन्म ले रही हो। बिग बैंग की दर्पण छवि, यही है बिग क्रंच। यदि ये गणनाएं सही हैं तो ब्रह्मांड की कुल आयु केवल 33 अरब वर्ष होगी और हम पहले ही उसके अंतिम पड़ाव की ओर 1/3 रास्ता तय कर चुके हैं। ये याद रखना बेहद जरूरी है कि ये अभी भी एक परिकल्पना ही है। DES और DESE के परिणाम जिन्होंने इस विचार को प्रेरित किया, अभी प्रारंभिक अवस्था में हैं। फिलहाल वे सांख्यिकीय संकेत मात्र हैं जिन्हें और पुष्टिकरण की आवश्यकता है। एक्सियन मॉडल इन निष्कर्षों की एक संभावित व्याख्या है, लेकिन यही एकमात्र विचार नहीं है जिस पर चर्चा हो रही है। एक अन्य सिद्धांत भी ध्यान आकर्षित कर रहा है और कुछ मायनों में तो और भी अधिक नाटकीय है। क्या हो यदि ब्रह्मांड उतना समरूप ना हो जितना हम सोचते हैं? क्या हो यदि सबसे बड़े पैमाने पर उसमें हल्का सा घूर्णन हो? वर्ष 2025 के मध्य में भौतिक विज्ञानी निकोडेम पोपावस्की ने ऐसे प्रमाणों की ओर संकेत किया जो बताते हैं कि हमारा ब्रह्मांड संभवतः घूम रहा है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सहित शक्तिशाली वेधशालाओं से प्राप्त आंकड़ों ने एक चौंकाने वाला पैटर्न उजागर किया। गहरे अंतरिक्ष सर्वेक्षणों में जांची गई लगभग 2/3 आकाशगंगाएं एक ही सामान्य दिशा में घूमती प्रतीत होती हैं, न कि पूरी तरह यादृच्छिक रूप से। इतना ही नहीं, इन आकाशगंगाओं की घूर्णन धुरी और आकाशगंगा समूहों की गतियां भी असामान्य रूप से एक दूसरे से संरेखित दिखती हैं, मानो ब्रह्मांड के पास एक सूक्ष्म किंतु स्पष्ट धुरी हो, एक ब्रह्मांडीय प्राथमिक दिशा। ये खोज ब्रह्मांडीय सिद्धांत के मूल आधार कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल को चुनौती देती है। वो धारणा कि बड़े पैमाने पर ब्रह्मांड समरूप और समदिश है, यानी हर दिशा में समान है। एक घूमता हुआ ब्रह्मांड इस धारणा को तोड़ देता है। फिर भी पोपावस्की का कहना है कि ऐसा घूर्णन हमारे कुछ सबसे गहरे ब्रह्मांडीय रहस्यों का समाधान दे सकता है। उनके शब्दों में, ये अद्भुत होगा यदि ब्रह्मांड का साधारण घूर्णन ही डार्क एनर्जी का स्रोत हो, खासकर इसलिए कि ये उसके क्षीण होने की भविष्यवाणी भी करता है। लेकिन एक घूमता हुआ ब्रह्मांड डार्क एनर्जी की नकल कैसे कर सकता है? ये विचार अपकेंद्री बल पर आधारित है, वही प्रभाव जो किसी झूले या घूमते झूले पर बैठे व्यक्ति को बाहर की ओर धकेलता है। यदि ब्रह्मांड में थोड़ा सा भी घूर्णन हो तो आकाशगंगा समूहों से भी बड़े पैमाने पर यह घूर्णन पदार्थ को बहुत हल्का सा बाहरी त्वरण दे सकता है। पोपावस्की का सुझाव है कि जिसे हम डार्क एनर्जी कहते हैं, वो वास्तव में इसी ब्रह्मांडीय घूर्णन का परिणाम हो सकता है, एक जड़त्वीय प्रतिकर्षण जो आकाशगंगाओं को दूर धकेल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि ब्रह्मांड सीमित आयतन वाला बंध तंत्र है और वास्तव में घूम रहा है जैसा उनका मॉडल प्रस्तावित करता है, तो जैसे जैसे अंतरिक्ष फैलता है उसका घूर्णन धीमा पड़ जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे कोई फिगर स्केटर अपने हाथ फैलाकर अपनी घुमाव गति कम कर देता है। और यही ये विचार अत्यंत रोचक हो जाता है। जब ब्रह्मांडीय घूर्णन धीमा होगा तो अपकेंद्री बल भी घटेगा। दूसरे शब्दों में, डार्क एनर्जी जैसा दिखने वाला प्रभाव समय के साथ स्वाभाविक रूप से कमजोर पड़ जाएगा। ये एक हैरान कर देने वाला संयोग है कि डेसी के अवलोकन भी डार्क एनर्जी में ठीक इसी प्रकार की कमी का संकेत दे रहे हैं। शुरुआत में ये बदलाव बहुत सूक्ष्म होगा, केवल विस्तार की रफ्तार में हल्की सी कमी के रूप में। धीरे धीरे डार्क एनर्जी का प्रतिकर्षी प्रभाव पूरी तरह गायब हो जाएगा और गुरुत्वाकर्षण का आकर्षण, जो अब बिना विरोध के काम करेगा और नकारात्मक निर्वात दाब से और भी मजबूत हो सकता है, हावी होने लगेगा। विस्तार धीमा पड़ेगा, फिर रुक जाएगा और अंततः उलट जाएगा। इस मॉडल के लेखकों के अनुसार ब्रह्मांडीय समयमान पर ये उलटफेर आश्चर्यजनक रूप से जल्द शुरू हो सकता है। उनका अनुमान है कि ब्रह्मांड का विस्तार केवल लगभग 10 अरब वर्षों में धीमा पड़ना शुरू कर सकता है, जो ब्रह्मांड की वर्तमान आयु से भी कम है। अंत की शुरुआत, जैसा वे इसे कहते हैं, उस क्षण को चिन्हित करेगी जब वे आकाशगंगाएं जो खरबों वर्षों से एक दूसरे से दूर जा रही थीं, धीरे धीरे फिर पास आने लगेंगी। इसके बाद जो होगा वो एक धीमी लेकिन महाविशाल टक्कर की प्रक्रिया होगी। अगले 10 अरब वर्षों में ब्रह्मांड एक लंबी सांध्यकालीन गिरावट में सिमटता जाएगा। आकाशगंगाएं मिलकर और भी विशाल संरचनाएं बनाएंगी। दूरस्थ आकाशगंगा समूह तेजी से एक दूसरे के निकट आएंगे और भविष्य के पर्यवेक्षक एक पूरी तरह बदला हुआ रात्रि आकाश देखेंगे। जैसे जैसे संकुचन तेज होगा, ब्रह्मांड सिकुड़ता जाएगा और पदार्थ बढ़ते दाब के कारण गर्म होता जाएगा। अरबों वर्षों की इस प्रक्रिया में वो ब्रह्मांड जिसे हम जानते हैं, आकाशगंगाएं, तारे, ग्रह, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा।
अंतिम क्षणों में समस्त पदार्थ और ऊर्जा एक लगातार घटते हुए आयतन में ठूस दिए जाएंगे। तापमान उछल पड़ेगा, परमाणुओं के बंधन टूट जाएंगे, तारे आपस में टकराएंगे और ब्लैक होल आपस में विलीन हो जाएंगे। अंततः ब्रह्मांड एक अग्निमय गोले के रूप में समाप्त होगा, जिसकी घनत्व और तापमान कल्पना से परे होंगे, मानो एक नई एकविंध्यता जन्म ले रही हो। बिग बैंग की दर्पण छवि, यही है बिग क्रंच। यदि ये गणनाएं सही हैं तो ब्रह्मांड की कुल आयु केवल 33 अरब वर्ष होगी और हम पहले ही उसके अंतिम पड़ाव की ओर 1/3 रास्ता तय कर चुके हैं। ये याद रखना बेहद ज़रूरी है कि ये अभी भी एक परिकल्पना ही है। DES और DESI के परिणाम जिन्होंने इस विचार को प्रेरित किया अभी प्रारंभिक अवस्था में हैं। फिलहाल वे सांख्यिकीय संकेत मात्र हैं जिन्हें और पुष्टिकरण की आवश्यकता है। एक्सियन मॉडल इन निष्कर्षों की एक संभावित व्याख्या है, लेकिन यही एकमात्र विचार नहीं है जिस पर चर्चा हो रही है। एक अन्य सिद्धांत भी ध्यान आकर्षित कर रहा है और कुछ मायनों में तो और भी अधिक नाटकीय है। क्या हो यदि ब्रह्मांड उतना समरूप ना हो जितना हम सोचते हैं? क्या हो यदि सबसे बड़े पैमाने पर उसमें हल्का सा घूर्णन हो? वर्ष 2025 के मध्य में भौतिक विज्ञानी निकोडेन पोपवास्की ने ऐसे प्रमाणों की ओर संकेत किया जो बताते हैं कि हमारा ब्रह्मांड संभवतः घूम रहा है। जेम्स वेब पोपवास्की का घूमते हुए ब्रह्मांड का विचार एक और साहसिक अवधारणा से जुड़ा है, ब्लैक होल कॉस्मोलॉजी। उनका प्रस्ताव है कि हमारा ब्रह्मांड किसी मूल ब्रह्मांड के एक ब्लैक होल के भीतर जन्मा हो सकता है। इससे भी आगे बढ़ते हुए ये विचार संकेत देता है कि हर ब्लैक होल अपने घटना क्षितिज के पार एक नए शिशु ब्रह्मांड का द्वार हो सकता है। इस परिदृश्य में मूल ब्लैक होल का घूर्णन उस नवजात ब्रह्मांड को विरासत में मिल जाता है और इस तरह हमारे ब्रह्मांड की प्राथमिक धुरी बस उसी ब्लैक होल की घूर्णन धुरी हो सकती है जहां से हमारा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। ये एक जंगली लेकिन आकर्षक अवधारणा है और यदि ये सही हो तो इसका अर्थ है कि हमारा ब्रह्मांड एक ब्रह्मांडीय वंश वृक्ष का हिस्सा है, एक बहु ब्रह्मांड जो ब्लैक होलों के माध्यम से आपस में जुड़ा हुआ है। घूर्णन डार्क एनर्जी के लिए एक स्वाभाविक व्याख्या देता है और बहु ब्रह्मांड उस घूर्णन के लिए एक संद्रम ढांचा प्रदान करता है जो हमारे अपने ब्रह्मांड से परे तक फैला है। क्या इसका अर्थ ये है कि हमारा ब्रह्मांड अंततः फैलना बंद कर देगा और ढह जाएगा? अपने आप में घूमते हुए ब्रह्मांड का मॉडल ये निश्चित नहीं करता कि परिणाम अनिवार्य रूप से बिग क्रंच ही होगा। इसका मुख्य योगदान ये दिखाना है कि डार्क एनर्जी के देखे गए क्षीणन को किसी नए अजीब कण की आवश्यकता के बिना केवल ज्यामिति और गति के माध्यम से समझाया जा सकता है। फिर भी यदि घूर्णन से उत्पन्न ये प्रभाव लगातार कमजोर पड़ता गया तो ये संभव है कि विस्तार की रफ्तार धीमी हो जाए। एक बंद और घूमता हुआ ब्रह्मांड अधिकतम आकार तक पहुंच सकता है और उसके बाद अपने कुल द्रव्यमान और ऊर्जा पर निर्भर करते हुए सिकुड़ना शुरू कर सकता है। एक्सियन आधारित डार्क एनर्जी मॉडल और घूमते हुए ब्रह्मांड की परिकल्पना दोनों उन सुरागों को समझाने की कोशिश करते हैं जिन्हें हम अवलोकनों में देख रहे हैं। वे दो बहुत अलग दृष्टिकोण पेश करते हैं। एक हमारे ब्रह्मांड की संरचना में एक नया घटक जोड़ता है, एक्सियन क्षेत्र और लैम्डा का परिवर्तित रूप, जबकि दूसरा स्वयं अंतरिक्ष की वास्तुकला को फिर से परिभाषित करता है। फिर भी दोनों में एक साझा धागा है, ये विचार कि डार्क एनर्जी शायद कोई सरल अपरिवर्तनीय शक्ति नहीं है। ये ब्रह्मांड के इतिहास का केवल एक चरण हो सकता है, एक ऐसा चरण जो बदल सकता है और अंततः समाप्त हो सकता है। और यदि ऐसा है तो ब्रह्मांड का दूरगामी भविष्य उस अनंत विस्तार से मौलिक रूप से अलग हो सकता है जिसकी हमने कभी कल्पना की थी। ब्रह्मांड की सीमित आयु की संभावना के निहितार्थ गहरे हैं। 2 दशकों से अधिक समय तक सकारात्मक और स्थिर ब्रह्मांडीय स्थिरांक वाला लैम्डा सीडीएम मॉडल ब्रह्मांड विज्ञान की आधारशिला रहा है। यदि डार्क एनर्जी वास्तव में विकसित हो रही है तो इस आधार को या तो मजबूत करना होगा या संशोधित करना होगा। वैज्ञानिक दृष्टि से डार्क एनर्जी में परिवर्तन की पुष्टि सिद्धांतकारों को अब बहुत मजबूत करना होगा या संशोधित करना होगा। वैज्ञानिक दृष्टि से डार्क एनर्जी में परिवर्तन की पुष्टि सिद्धांतकारों को अति आवश्यक रूप से हमारे मूलभूत मॉडलों को अद्यतन करने के लिए मजबूर करेगी। ये एक अति हल्का एक्सियन क्षेत्र हो सकता है जो गुरुत्वाकर्षण के साथ क्रिया करता है, या सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत में संशोधन या कोई अब तक अज्ञात क्विंटेसेंस क्षेत्र। यदि नकारात्मक लैम्डा की पुष्टि होती है तो इसका अर्थ होगा कि दीर्घकाल में हमारा ब्रह्मांड एंटी डी सिटर अंतरिक्ष जैसा है, एक ऐसी ज्यामिति जिसमें स्वाभाविक रूप से संकुचन की प्रवृत्ति होती है। यह अवधारणा सैद्धांतिक भौतिकी विशेषतः स्ट्रिंग सिद्धांत में लोकप्रिय रही है, लेकिन अब तक इसे हमारे वास्तविक ब्रह्मांड के लिए अप्रासंगिक माना जाता था। ऐसी खोज ब्रह्मांड विज्ञान और क्वांटम गुरुत्वाकर्षण के बीच संभावित नए संबंध खोल सकती है, क्योंकि भौतिक विज्ञानी अब भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि निर्वात ऊर्जा शून्य से कम कैसे हो सकती है। और फिर आता है अस्तित्व का प्रश्न। हम मनुष्य शायद एक ऐसे ब्रह्मांड में रह रहे हैं जो अपने मध्य आयु चरण में है। निश्चित रूप से 33 अरब वर्ष एक ऐसी अवधि है जिसकी कल्पना करना भी कठिन है, जो सूर्य, पृथ्वी या यहाँ तक कि हमारी आकाशगंगा की वर्तमान आयु से कहीं अधिक है। फिर भी सिद्धांत रूप में ब्रह्मांड की सीमित आयु का अर्थ है कि एक ब्रह्मांडीय समय सीमा मौजूद है। ये तथ्य अंतरिक्ष अन्वेषण और उपनिवेशीकरण के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है, भले ही वे समयमान मानव इतिहास से परे हों। कई भविष्य दृष्टा कल्पना करते हैं कि यदि जीवन पर्याप्त समय तक जीवित रहता है तो वो खरबों वर्षों में अन्य
अन्य आकाशगंगाओं तक फैल सकता है। एक अनंत विस्तार वाले ब्रह्मांड में दूरस्थ उपनिवेश अंततः एक दूसरे से कट जाएंगे, क्योंकि त्वरण युक्त विस्तार सबसे तेज अंतरिक्ष यानों की गति से भी आगे निकल जाएगा। स्पेस टेलीस्कोप सहित शक्तिशाली वेधशालाओं से प्राप्त आंकड़ों ने एक चौंकाने वाला पैटर्न उजागर किया। गहरे अंतरिक्ष सर्वेक्षणों में जांची गई लगभग 2/3 आकाशगंगाएं एक ही सामान्य दिशा में घूमती प्रतीत होती हैं, न कि पूरी तरह यादृच्छिक रूप से। इतना ही नहीं, इन आकाशगंगाओं की घूर्णन धुरी और आकाशगंगा समूहों की गतियां भी असामान्य रूप से एक दूसरे से संरेखित दिखती हैं, मानो ब्रह्मांड के पास एक सूक्ष्म किंतु स्पष्ट धुरी हो, एक ब्रह्मांडीय प्राथमिक दिशा। ये खोज ब्रह्मांडीय सिद्धांत के मूल आधार कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल को चुनौती देती है। वो धारणा की बड़े पैमाने पर ब्रह्मांड समरूप और समदिश है, यानी हर दिशा में समान है। एक घूमता हुआ ब्रह्मांड इस धारणा को तोड़ देता है। फिर भी पोपवास्की का कहना है कि ऐसा घूर्णन हमारे कुछ सबसे गहरे ब्रह्मांडीय रहस्यों का समाधान दे सकता है। उनके शब्दों में ये अद्भुत होगा यदि ब्रह्मांड का साधारण घूर्णन ही डार्क एनर्जी का स्रोत हो, खासकर इसलिए कि ये उसके क्षीण होने की भविष्यवाणी भी करता है। लेकिन एक घूमता हुआ ब्रह्मांड डार्क एनर्जी की नकल कैसे कर सकता है? ये विचार अब केंद्रीय बल पर आधारित है, वही प्रभाव जो किसी झूले या घूमते झूले पर बैठे व्यक्ति को बाहर की ओर धकेलता है। यदि ब्रह्मांड में थोड़ा सा भी घूर्णन हो तो आकाशगंगा समूहों से भी बड़े पैमाने पर ये घूर्णन पदार्थ को बहुत हल्का सा बाहरी त्वरण दे सकता है। पोपवास्की का सुझाव है कि जिसे हम डार्क एनर्जी कहते हैं वो वास्तव में इसी ब्रह्मांडीय घूर्णन का परिणाम हो सकता है, एक जड़त्वीय प्रतिकर्षण जो आकाशगंगाओं को दूर धकेल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि ब्रह्मांड सीमित आयतन वाला बंध तंत्र है और वास्तव में घूम रहा है जैसा उनका मॉडल प्रस्तावित करता है, तो जैसे जैसे अंतरिक्ष फैलता है उसका घूर्णन धीमा पड़ जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे कोई फिगर स्केटर अपने हाथ फैलाकर अपनी घुमाव गति कम कर देता है। और यहीं ये विचार अत्यंत रोचक हो जाता है। जब ब्रह्मांडीय घूर्णन धीमा होगा तो अब केंद्रीय बल भी घटेगा। दूसरे शब्दों में डार्क एनर्जी जैसा दिखने वाला प्रभाव समय के साथ स्वाभाविक रूप से कमजोर पड़ जाएगा। ये एक हैरान कर देने वाला संयोग है कि डीसी के अवलोकन भी डार्क एनर्जी में ठीक इसी प्रकार की कमी का संकेत दे रहे हैं। लेकिन यदि ब्रह्मांड फिर से सिमटने की ओर बढ़ता है तो दूरस्थ यात्राएं एक दिन स्वयं ब्रह्मांड की बदलती गतिशीलता से सहारा पा सकती हैं। ये अभी केवल अटकल है, निश्चित रूप से, लेकिन ब्रह्मांड की दीर्घकालिक संरचना को समझना ऐसे महान विचारों के लिए निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। उत्साह में बहने से पहले ये दोहराना जरूरी है कि बिग क्रंच के पक्ष में दिए जा रहे तर्क अभी भी एकत्र किए जा रहे आंकड़ों पर आधारित हैं। डीईएस और डीईएसआई के परिणामों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है। आने वाले मिशन इस दिशा में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन, जिसे 2023 में प्रक्षेपित किया गया, अरबों आकाशगंगाओं का सर्वेक्षण कर रहा है जो हमसे 10 अरब प्रकाश वर्ष तक दूर हैं, और ये मानचित्र बना रहा है कि ब्रह्मांड के इतिहास में डार्क एनर्जी का प्रभाव कैसे बदलता रहा। नासा का नैन्सी ग्रेस रोमन अंतरिक्ष दूरबीन, जिसे 2027 में प्रक्षेपित करने की योजना है, ब्रह्मांडीय विस्तार के मापों को अभूतपूर्व सटीकता के साथ परिष्कृत करेगा। ये वेधशालाएं और जमीन आधारित परियोजनाएं जैसे वेरा सी रूबिन वेधशाला वर्तमान में देखे जा रहे इन सूक्ष्म रुझानों की पुष्टि या खंडन करेंगी। आने वाले कुछ दशकों में हमें ये पता चल जाएगा कि डार्क एनर्जी की शक्ति वास्तव में घट रही है या नहीं, और यदि घट रही है तो कितनी तेजी से। ब्रह्मांड का भाग्य तब एक शाश्वत दार्शनिक प्रश्न से बदलकर एक हल किए जा सकने वाले वैज्ञानिक प्रश्न में परिवर्तित हो सकता है, जिसका उत्तर ठोस आंकड़ों पर आधारित होगा। हमने शुरुआत एक चौंकाने वाली संभावना से की थी। हमारा ब्रह्मांड शायद एक समाप्ति तिथि रखता है, अपने जन्म के 33 अरब वर्ष बाद। अब हमने देखा कि ये विचार कैसे सबसे सूक्ष्म संकेतों से उभरता है, आकाशगंगाओं के समूह बनने के तरीके में छोटे विचलन और अरबों वर्षों की यात्रा के बाद हम तक पहुंचने वाले प्रकाश के व्यवहार में हल्के अंतर। हम हमेशा सितारों की ओर देखते रहे हैं, अनंतता के बारे में सोचते हुए। अब हमें इस संभावना पर भी विचार करना होगा कि वो अनंतता उतनी लंबी ना हो जितनी हमने कल्पना की थी। और यदि सभी संकेत किसी अंत की ओर इशारा करते हैं तो वे एक नया प्रश्न भी उठाते हैं। क्या परिणाम को बदला जा सकता है? क्या बुद्धिमत्ता, चाहे कितनी भी उन्नत क्यों ना हो, उस ब्रह्मांड से आगे जीवित रहने का कोई मार्ग खोज सकती है जिसने उसे जन्म दिया? क्या भविष्य की सभ्यताएं किसी तरह हमारे ब्रह्मांड के पतन से बच निकल सकती हैं, शायद किसी पड़ोसी बहु ब्रह्मांड में छलांग लगाकर, या स्वयं नए ब्रह्मांड रचकर? या फिर अंतिम एक विंध्यता ही वो अंतिम क्षितिज होगी जिसके पार ना समय बचेगा, ना स्थान, और ना ही कोई कहानी आगे बढ़ सकेगी।